आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, भारत का संविधान, ये बना कैसे। तो कोशिश रहेगी कि कम समय में हम इस पूरी यात्रा के जरूरी पड़ाव, लोग और कुछ मजेदार चीजें समझ लें। चलिए फिर। अच्छा, तो सबसे पहले ये संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आइडिया आया कहाँ से? स्रोत कहता है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कुछ था। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक शुरुआती कोशिश कह सकते हैं, पर जो साफ तौर पे विचार रखा वो थे एम.एन. रॉय 1934 में। एम.एन. रॉय 1934। ठीक है जी। फिर 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया और फिर 1940 का जो अगस्त ऑफर था उसमें अंग्रेजों ने सिद्धांत रूप में हाँ कह दी। सिद्धांत रूप में, पर बनी कब असल में? असल में गठन हुआ 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ओके, 1946। और फिर पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहले अध्यक्ष तो अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ बिल्कुल, वो सबसे सीनियर थे तो उन्हें चुना गया। फिर 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और B.N. राव थे संवैधानिक सलाहकार। ये भी दिलचस्प है कि शुरू में 389 सदस्य थे। 389? काफी ज्यादा। हाँ, पर बंटवारे के बाद ये संख्या घटकर 299 रह गई। अच्छा, 299 रह गई। ठीक है, तो ये सभा बन गई। अब ये बनाने की प्रक्रिया, कितना टाइम लगा इसमें? शुरुआत में लिखा है, हाँ, और ये आंकड़ा अक्सर पूछा जाता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, करीब 3 साल लगभग। दिखाता है कि कितना काम हुआ होगा। इस दौरान कुल 11 सत्र हुए, मतलब 165 दिन मीटिंग्स चलीं। और जो ड्राफ्ट बना उस पर भी तो खूब बहस हुई होगी। यकीनन, स्रोत बताता है कि जो ड्राफ्ट संविधान था उस अकेले पर 141 दिन चर्चा हुई। बाप रे। और खर्चा भी उस जमाने के हिसाब से करीब 64 लाख रुपीस आया था। 64 लाख काफी बड़ी रकम थी तब। बिल्कुल। तो इतनी मेहनत के बाद ये तैयार हुआ और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम संविधान दिवस मनाते हैं। जी हाँ, अपनाया गया 26 नवंबर को, पर लागू करने के लिए खास दिन चुना गया 26 जनवरी 1950। हाँ, इसका कनेक्शन है ना? बिल्कुल। सन 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला हुआ था, तो उसी की याद में यह तारीख चुनी गई, हमारा गणतंत्र दिवस। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब जाहिर है इतना बड़ा काम था तो समितियां बनी होंगी। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम तो सब जानते हैं। जी डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। हाँ, प्रारूप समिति तो सबसे प्रमुख थी ही, क्योंकि मसौदा उन्होंने तैयार किया। जी। पर अकेली नहीं थी, ये एक टीम एफर्ट था, बहुत सारी समितियां थी। जैसे कुछ और नाम? हाँ, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति थी। ओके। सरदार पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति थी और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों वाली सलाहकार समिति भी। अच्छा, पटेल के पास भी अहम जिम्मेदारियां थीं। जी, और सभा कैसे चलेगी उसके लिए संचालन समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद थे। हाँ, मतलब सबने मिलकर काम किया। श्रुत में कुछ अनोखी बातें भी हैं, जैसे ये कि हमारा संविधान हाथ से लिखा गया। ये सही है? बिल्कुल सही। और ये कमाल की बात है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने अपनी बहुत सुंदर इटैलिक हैंडराइटिंग में से लिखा। हाथ से पूरा संविधान? जी हाँ, पूरा। और सिर्फ लिखा ही नहीं, शांति निकेतन के कलाकारों ने, नंदलाल बोस जैसे बड़े कलाकारों ने हर पन्ने को सजाया भी है। अरे वाह। इसकी 2 ओरिजिनल कॉपी हैं, हाथ से लिखी हुई, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, दोनों सजी हुई हैं। ये तो मतलब एक कलाकृति भी है। बिल्कुल। श्रोत में वो सूचियों का भी जिक्र है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। हाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये शक्तियों का बंटवारा दिखाती हैं। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य वाली पर राज्य और समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं संविधान की मुख्य बातों पर। स्रोत कहता है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और क्या खास है? हाँ, सबसे लंबा तो है ही। इसमें संसदीय प्रणाली है जैसे ब्रिटेन में, ढांचा संघीय है पर केंद्र मजबूत है। और वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण वाली बात। हाँ, मतलब कुछ चीजें बदलना बहुत मुश्किल है, विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ चीजें आसानी से साधारण बहुमत से बदली जा सकती हैं। एक बैलेंस है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार हैं हमारे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार को गाइड करते हैं,
और सबको वोट का अधिकार बिना भेदभाव के। एकल नागरिकता भी। हाँ, एकल नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं, और इमरजेंसी के प्रावधान भी हैं। ये सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। अच्छा, शुरुआत में प्रस्तावना है, प्रीएम्बल। कहते हैं ये संविधान का आईना है। बिल्कुल, ये पूरे संविधान का सार, उसका दर्शन बताती है। भारत कैसा देश होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और लक्ष्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा। लेकिन इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़े गए थे ना? सही कहा, ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए 42वें संशोधन से। 42वां संशोधन, ठीक है। इसकी अहमियत पर कोर्ट में भी बात हुई। कुछ केस का जिक्र है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहले बेरुबारी केस 1960 में कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा। पर फिर केशवानंद भारती केस 1973 में कोर्ट ने अपना ही फैसला बदला, कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और ये मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। बाद में LIC वाले केस 1995 में भी इसे संविधान का हिस्सा माना। तो कोर्ट ने इसकी अहमियत को पक्का कर दिया। चलिए अब आखिरी बात, इसके स्रोत। कहते हैं हमने कई देशों से चीजें ली हैं। हाँ बिल्कुल, और ये दिखाता है कि बनाने वाले कितने खुले दिमाग के थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधान देखे। पर ये नकल नहीं थी? नहीं, नकल नहीं। जो अच्छा लगा और भारत के लिए सही लगा, उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालकर अपनाया, अडैप्ट किया। सबसे ज्यादा असर किसका रहा? सबसे बड़ा स्रोत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। बहुत सारी प्रशासनिक चीजें वहीं से ली। और दूसरे देश? ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा लिया, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, जर्मनी से इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन। और फ्रांस से? फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श जो प्रस्तावना में है। तो कई जगह से प्रेरणा ली गई है। हाँ, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए, साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, मतलब जहां से जो अच्छा मिला उसे लिया। वाकई एक व्यापक नजरिया था। तो ये थी हमारे संविधान बनने की कहानी। संक्षेप में सच में लगता है कि कितनी सोच समझ और मेहनत लगी होगी। भारतीय संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश की कहानी की तरह है, उसकी शुरुआत। बिल्कुल। आज हम उसी कहानी के पहले 2 हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे। भाग 1 जो बताता है कि भारत क्या है, कहां तक फैला है, और भाग 2 जो ये तय करता है कि इस भारत का नागरिक कौन है। तो चलिए देखते हैं ये बुनियाद कैसे रखी गई। बिल्कुल। संविधान की शुरुआत ही होती है भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान तय करने से। हाँ। अनुच्छेद 1 साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहीं पर ये जो शब्द है राज्यों का संघ, ये दिलचस्प है। राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया? सही सवाल है। राज्यों का संघ ये दिखाता है कि भारत के राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसलिए उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की अखंडता को दिखाता है। समझ गया। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 2 और 3 जो संसद को काफी शक्तियां देते हैं। हाँ, अनुच्छेद 2 तो नए राज्यों को शामिल करने की बात करता है। जी, जैसे बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना हो। लेकिन अनुच्छेद 3 वो तो और भी महत्वपूर्ण है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य की सीमा बदल दे। सीमा बदल दे मतलब? हाँ, उसका क्षेत्र घटा दे, बढ़ा दे, या 2 राज्यों को मिला दे, या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना दे। यहाँ तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है संसद। अरे, और इसके लिए क्या राज्य की सहमति जरूरी है? देखिए, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल को संसद में लाने से पहले प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे। लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो असल में ये शक्ति केंद्र के पास ही है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। मतलब भारत का जो नक्शा है वो पत्थर की लकीर नहीं है, संसद कानून बनाकर उसे बदल सकती है। बिल्कुल।
ये हमारे संघीय ढांचे के लचीलेपन को दिखाता है। और अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, यानी साधारण बहुमत से ये काम हो सकता है। जी हाँ। तो ये तो हुई भारत के क्षेत्र की बात, उसके ढांचे की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद उस वक्त और भी पेचीदा था। इस जमीन पर रहने वाले लोगों में से नागरिक कौन है? खासकर जब देश का बंटवारा हुआ था, इतनी उथल पुथल थी। सही कहा। यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है, नागरिकता। अनुच्छेद 5 सबसे पहले बात करता है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की। मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था? हाँ, कौन था? तो इसके अनुसार वो हर व्यक्ति भारत का नागरिक बना जिसका उस समय भारत में अधिवास था, यानी वो यहीं रह रहा था और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 3 शर्तें कौन सी? पहली, या तो वो खुद भारत के क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरी, या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। या तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। ठीक है, ये तो उस वक्त जो लोग यहाँ थे उनकी बात हो गई। लेकिन बंटवारे की वजह से तो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उनका क्या? बिल्कुल, उनके लिए है अनुच्छेद 6। इसमें एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। जी। ये क्यों? ये वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनमें से जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे, उन्हें नागरिक मान लिया गया, अगर वो तब से सामान्य रूप से भारत में रह रहे थे। और जो उसके बाद आए? जो उस तारीख को या उसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। और रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त थी कि आवेदन देने से पहले वो कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों। अच्छा, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। और जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनके लिए है अनुच्छेद 7। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947, ये तारीख भी अहम है। जी हाँ, हालांकि इसमें एक और बात थी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाद में भारत सरकार से पुनर्वास का परमिट लेकर वापस भारत लौट आता है तो उस पर फिर अनुच्छेद 6 लागू हो सकता था, यानी वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता था। अच्छा, जो भारतीय मूल के लोग उस समय विदेशों में रह रहे थे, उनके लिए भी कुछ था? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 8 उनके लिए है। अगर कोई व्यक्ति खुद या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा था और वो सामान्य रूप से विदेश में रह रहा है, तो वो उस देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के पास अपना नाम रजिस्टर करवाकर भारत का नागरिक बन सकता था। ठीक है। और एक और जरूरी बात शायद अनुच्छेद 9 में है, एकल नागरिकता के बारे में। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 9 साफ करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। तो ये सारे अनुच्छेद मिलके संविधान लागू होने के वक्त और उसके आसपास की जटिल स्थितियों को संभालते हैं। जी हाँ। लेकिन नागरिकता तो एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलती है, नए सवाल उठते हैं। हाँ। भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की गई? यहीं पर अनुच्छेद 10 और 11 आते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन शुरुआती अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक बन गया है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा, लेकिन ये संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा। अच्छा, मतलब संसद कानून बना के शर्तें बदल सकती है? हाँ, और अनुच्छेद 11 तो संसद को पूरी शक्ति देता है। ये कहता है कि संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और नागरिकता से जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। तो संविधान ने सिर्फ शुरुआत की, नींव रखी, लेकिन नागरिकता के नियम बनाने का, उन्हें बदलने का पूरा जिम्मा संसद को सौंप दिया। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया और उसमें फिर समय समय पर बदलाव भी होते रहे हैं। हाँ। तो ये दिखाता है कि नागरिकता कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि संसद कानूनों के जरिए इसे परिभाषित करती रही है। तो कुल मिलाकर संविधान के ये पहले 2 भाग, भाग 1 और भाग 2, ये मिलकर हमारे राष्ट्र की एक तरह से रूपरेखा खींचते हैं। हाँ। कहाँ तक हमारा देश है और कौन इस देश के सदस्य हैं, यानी नागरिक हैं, ये वाकई बुनियाद के पत्थर हैं। सही कहा। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये बताते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे बना और कौन इसका हिस्सा है।
नागरिकता की शर्तें, चाहे वो जन्म से हो, वंश से हो या निवास से हो या बाद में रजिस्ट्रेशन से, सब कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और साथ ही संसद को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बदलने का अधिकार भी दिया गया है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी, भाग 3 मौलिक अधिकार। हाँ, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और अक्सर इन्हें हमारे लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बिल्कुल, ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलते हैं। और सबसे खास बात शायद अनुच्छेद 32 है कि अगर इनका उल्लंघन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, ये उन्हें सिर्फ कागजी अधिकार नहीं रहने देता, उन्हें लागू करवाने की ताकत देता है। तो चलिए समझते हैं इन अधिकारों को। शुरुआत करते हैं कि ये अधिकार आखिर हमें किसके विरुद्ध मिले हैं। अनुच्छेद 12 और 13। हाँ, तो अनुच्छेद 12 ये बताता है कि राज्य यानी स्टेट क्या है। अच्छा, तो कौन कौन आता है इस राज्य में? सिर्फ दिल्ली की सरकार और राज्यों की सरकारें? नहीं, उससे कई ज्यादा। इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें और अन्य प्राधिकरण भी शामिल हैं जो भारत सरकार के नियंत्रण में हों, जैसे सरकारी कंपनियां या एजेंसियां। अच्छा, और अनुच्छेद 13 वो क्या करता है? अनुच्छेद 13 एक तरह का सुरक्षा कवच है इन अधिकारों के लिए। सुरक्षा कवच कैसे? ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद में बनाया गया हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, मतलब उनका उल्लंघन करता है, हाँ, तो वो कानून उस हद तक शून्य माना जाएगा, मतलब लागू नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं। जी, कानून के ऊपर। चलिए अब मुख्य श्रेणियों पर आते हैं। पहली है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हाँ, इसमें अनुच्छेद 14 सबसे बुनियादी है। कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। मतलब कोई भेदभाव नहीं। जी, और अनुच्छेद 15 इसी को और स्पष्ट करता है। कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, है ना? जैसे महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। बिल्कुल, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी। ये असल में समानता लाने के लिए जरूरी माना गया, जिसे हम सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता। हाँ, यहाँ भी वही सिद्धांत है, पर आरक्षण के प्रावधान भी इसी के तहत आते हैं, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। और अनुच्छेद 17, ये तो बहुत खास है, अस्पृश्यता का अंत। जी, छुआछूत का पूरी तरह से अंत। इसे अपराध घोषित किया गया है। ये एक निरपेक्ष अधिकार है, इस पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं है। सही कहा। और 18वां, उपाधियों का अंत, टाइटल्स का। जी, सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा, जैसे पहले राय बहादुर वगैरह होती थी। अच्छा, तो ये हुई समानता की बात। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो बहुत ही चर्चित रहता है। हाँ, क्योंकि इसमें वो 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की। जी, और भारत में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन इन पर कुछ प्रतिबंध भी लग सकते हैं। हाँ, ये असीमित नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। किस आधार पर? जैसे देश की सुरक्षा, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, या फिर अदालत की अवमानना या मानहानि रोकने के लिए। मतलब संतुलन बनाने की कोशिश है। जी, फिर अनुच्छेद 20 है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसमें क्या आता है? 3 बातें हैं मोटी मोटी। एक तो ये कि किसी को उस काम के लिए सजा नहीं मिलेगी जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था। दूसरा, एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं। और तीसरा, किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे तो बहुत व्यापक बताया जाता है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या समय के साथ बहुत विस्तृत की है। जैसे? इसमें सिर्फ जीने का मतलब सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना शामिल है।
इसी में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भी अब शामिल है। हाँ, वो तो बड़ा केस था। जी, इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब इसी की व्याख्या से निकले हैं। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से कुछ सुरक्षा देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरदस्त मजदूरी यानी बेगार पर रोक लगाता है। और 24? वो बाल श्रम पर रोक लगाता है, खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। मतलब वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और प्रचार भी कर सकता है। लेकिन इस पर भी सीमाएं हैं। हाँ, मतलब धर्म की आड़ में आप समाज में अव्यवस्था नहीं फैला सकते। सही बात है। और अनुच्छेद 26? वो धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है, जैसे संस्थाएं बनाना, संपत्ति रखना आदि। और 27? वो कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा एक तरह से। जी, राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता देता है। हाँ। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। हाँ, अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और 30? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। ये भारत की विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। और अब आते हैं उस अधिकार पर जो इन सबको असलियत में लागू करवाता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अगर ये न हो तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाते। ये अधिकार हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। हाँ, मतलब शरीर को पेश करो। जी, गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ। फिर परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, को वारंटो, ये अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कुछ और बिंदु भी थे, जैसे संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, वो मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं, 44th संशोधन 1978 से इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 301 के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। और अनुच्छेद 33, 34, 35 ये क्या है संक्षेप में? अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके, अनुशासन बनाए रखने के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। और अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। एक तरफ संविधान इतने मजबूत अधिकार देता है, लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 33, 34, 35 या आपातकाल जैसे प्रावधानों के जरिए उन पर रोक या संशोधन की गुंजाइश भी रखता है। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग IV की, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक और कुछ बहुत ही अहम अदालती फैसलों पर है जिन्होंने मतलब इनके मायने तय किए हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले भाग IV का असल मकसद क्या है? देखिए, ये सिद्धांत सरकार के लिए हैं एक तरह से नैतिक गाइडलाइंस। अच्छा। कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए। और अनुच्छेद 36 वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। हाँ, वही परिभाषा जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए है। बिल्कुल वही। मतलब केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और सारी लोकल अथॉरिटीज। हाँ, ताकि ये पता रहे कि ये निर्देश किसके लिए हैं। ठीक है। और यहीं पर अनुच्छेद 37 में एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या है वो? ये साफ कहता है कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते।
मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। अच्छा, तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता इनको लागू करवाने? नहीं, सीधे सीधे नहीं। लेकिन अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। मौलिक, फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल इन गवर्नेंस। और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो कानूनी दबाव नहीं, पर नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समझ गई। मतलब कानूनी तौर पर बाध्य नहीं, पर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, कुछ मुख्य सिद्धांतों को देखते हैं। अनुच्छेद 38। कल्याण हो। और असमानता कम करने की बात भी है शायद इसमें। हाँ, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता कम करने का प्रयास। और अनुच्छेद 39, ये तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये काफी व्यापक है। ये कुछ खास नीतियां बताता है, जैसे सभी नागरिकों को, स्त्री पुरुष सबको आजीविका के साधन मिलें। जो समाज के संसाधन हैं, उनका बंटवारा ऐसा हो कि सबका भला हो। पैसा और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में न सिमट जाएं। और वो समान काम समान वेतन वाली बात भी इसी में है। जी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम का समान वेतन, और श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न हो। और फिर 39A भी है जो बाद में जोड़ा गया। हाँ, 42nd संशोधन से ये कहता है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, ताकि कोई न्याय से वंचित न रहे। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद अनुच्छेद 40 आता है, जो गांधीवादी सोच दिखाता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। हाँ, स्वशासन की इकाइयां। जी। फिर अनुच्छेद 41 है, जो कुछ स्थितियों में, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार की बात करता है। और 42? अनुच्छेद 42 काम की अच्छी मानवीय दशाएं और मिटर्निटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता की बात करता है। ठीक है। और 43? वो मजदूरी से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो ठीक से जी सकें, एक सभ्य जीवन स्तर हो और अवकाश भी मिले। इसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी है। और फिर 43A भी है, जो उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है। जी, ये भी 42वें संशोधन से आया। मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। अच्छा, अब आता है अनुच्छेद 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ, ये राज्य से अपेक्षा करता है कि वो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। हाँ, ठीक है। और अनुच्छेद 45? शिक्षा वाला। हाँ। पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी। हाँ। पर 86 में संशोधन 2002 के बाद शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बन गया। हाँ, राइट टू एजुकेशन। तो अब अनुच्छेद 45 का फोकस बदल गया है। अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान पर जोर देता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। इसके बाद कमजोर वर्गों के लिए भी कुछ है? जी, अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। और स्वास्थ्य? वो अनुच्छेद 47 में है। लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसी में शायद नशीले पदार्थों पर रोक की बात भी है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स के सेवन को रोकने का प्रयास करना भी इसी में आता है। फिर कृषि और पर्यावरण पर आते हैं, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक, वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने को कहता है। खासकर गायों और दूसरे दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने की बात है इसमें। और 48A? ये भी बाद में जुड़ा। जी, 42वें संशोधन से ये पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। अब शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, अनुच्छेद 50। ये बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए। हाँ, शक्तियों का पृथक्करण। और आखिर में अनुच्छेद 51। ये भारत की विदेश नीति का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना और विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। तो ये थे अनुच्छेद 36 से 51 तक के मुख्य निर्देशक सिद्धांत। संक्षेप में हमने देख लिए
पर जैसा हमने शुरू में कहा, ये कोर्ट में लागू नहीं होते। जी हाँ। और यहीं पर भाग 3 के मौलिक अधिकारों के साथ इनका मतलब एक जटिल रिश्ता बनता है ना? बिल्कुल क्योंकि मौलिक अधिकार तो लागू करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही लैंडमार्क फैसले आए हैं। हाँ, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वो चंपकम दोराई राजन मामला 1951 का। जी। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपीज मौलिक अधिकारों के अधीन रहेंगे। अगर दोनों में टकराव हो तो मौलिक अधिकार मान्य होंगे। डीपीएसपीज के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। यानी उस समय मौलिक अधिकार ऊपर थे। हाँ, फिर आया 1967 में गोलकनाथ मामला। इसमें कोर्ट ने और भी कड़ा रुख लिया। कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो संसद की शक्ति पर ही सवाल उठ गया। हाँ, एक तरह से। लेकिन फिर आया वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला 1973 में। ये तो बहुत सुना है। इसने क्या बदला? इसने गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी। लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं से आई। तो संशोधन हो सकता है, पर एक सीमा के अंदर। बिल्कुल। इसने संसद की शक्ति वापस दी, पर एक लगाम के साथ। और फिर मिनर्वा मिल्स 1980 का। हाँ, मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने इस संतुलन को और मजबूत किया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान के लिए जरूरी हैं। इनके बीच का संतुलन और सामंजस्य ये खुद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अच्छा, मतलब दोनों के बीच बैलेंस? जी। संसद संशोधन करके इस बैलेंस को खत्म नहीं कर सकती, किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं कर सकती। तो अगर हम इन सब फैसलों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? मौलिक अधिकारों में है और सामाजिक कल्याण, जिसका लक्ष्य निदेशक सिद्धांत रखते हैं, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, जैसे रथ के दो पहिए। सही। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत खास हिस्से पर बात कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। जी हाँ, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। हमारे पास है संविधान का भाग IVA, अनुच्छेद 51A। इसे, जैसा हम जानते हैं, 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों को लाने का एक मकसद शायद ये भी था कि नागरिकों में एक अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो भावना जगाई जाए। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? पहला है 51A अ। ये कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। या गान के सम्मान तक की बात नहीं है। संविधान का पालन मतलब कानून का राज मानना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसमें यकीन रखना। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा कर्तव्य 51AB, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनको अपने दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। अच्छा, यानी सिर्फ आज़ादी का दिन मना लेना काफी नहीं है, बल्कि वो जो वैल्यूज थीं, जिनके लिए लड़ाई हुई, जैसे लोकतंत्र, बराबरी, भाईचारा, उनको समझना और अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा कर्तव्य 51AC, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, मतलब उसे बनाए रखना। तो ये पहला ग्रुप हो गया राष्ट्र के प्रति हमारी बेसिक जिम्मेदारियां। दूसरे ग्रुप में हम उन कर्तव्यों को रख सकते हैं जो राष्ट्रीय सेवा और सामाजिक भाईचारे पर, सद्भाव पर जोर देते हैं। पहले 51AD को देखें। देश की रक्षा करना और जब जरूरत पड़े, आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा, इसका मतलब सिर्फ फौज में जाना है या इसका कुछ और मतलब बड़ा मतलब है? बिल्कुल। लेकिन राष्ट्र की सेवा तो कई तरह से हो सकती है। अपने आस पड़ोस में, अपनी कम्युनिटी में योगदान देना, किसी आपदा के समय मदद करना, देश की तरक्की में अपना जो भी छोटा बड़ा हिस्सा है वो डालना, ये एक एक्टिव सिटीजनशिप की बात करता है। और ये एक्टिव होना सिर्फ बाहरी खतरों के लिए नहीं है, बल्कि देश के अंदर भी सद्भाव बनाने के लिए जरूरी है। 51E ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, इन सब पर आधारित भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हैं।
अनेकता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले वो सामाजिक सुधार को भी नागरिक कर्तव्य का एक अहम हिस्सा मानते थे। ये सिर्फ पर्सनल मामला नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। 51AF हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सामाजिक संस्कृति या जिसे कॉम्पोजिट कल्चर कहते हैं, उसका मतलब है हमारी मिली-जुली विरासत, जिसमें बहुत सारी धाराएं आकर एक साथ बहती हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पुरानी इमारतों या कह लें आर्ट को बचाना नहीं है, बल्कि वो जो डाइवर्सिटी है, साथ रहने की जो भावना है, जो हमारी पहचान है, उसको जिंदा रखना है। इसके बाद कौन से कर्तव्य आते हैं? अनुच्छेद G, H और I की बात करें। हाँ, तीसरा समूह हम कह सकते हैं पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच और नागरिक जिम्मेदारी। पहले 51A को लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। इसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव सब शामिल हैं, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। इसमें सिर्फ रक्षा नहीं, सुधार की भी बात है। और साथ में सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखना। ये हमारे और प्रकृति के बीच के रिश्ते को एक तरह से नैतिक आधार देता है। और इसी प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाता है अगला कर्तव्य 51A। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं। इनका यहाँ क्या मतलब समझा जाए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है तर्क से सोचना, चीजों पर सवाल उठाना, सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना, अंधविश्वासों से दूर रहना। ये एक तरह से जागरूक और समझदार नागरिक बनने की प्रक्रिया है। मानववाद का अर्थ है इंसान की गरिमा, उसकी वैल्यूज को सबसे ऊपर रखना, समस्याओं को इंसानी नजरिए से देखना और हल करना। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का मतलब है लगातार सीखते रहना और खुद को, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। ये तीनों मिलकर एक लॉजिकल, ह्यूमेन और प्रोग्रेसिव समाज बनाते हैं। और इसी नागरिक समझ से जुड़ा है अगला कर्तव्य 51AI, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये बहुत सीधा और स्पष्ट कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो बस हो या कोई ऐतिहासिक इमारत या फिर किसी भी तरह की हिंसा का रास्ता अपनाना, ये सब इस कर्तव्य के खिलाफ है। ये एक सभ्य समाज के चलने के लिए आप कह सकते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आखिर में दो कर्तव्य बचते हैं, J और K। इन्हें हम एक चौथा समूह मान सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता और शिक्षा। ये भविष्य की ओर देखने वाले कर्तव्य हैं। कर्तव्य 51A कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, इसका मतलब क्या है? मतलब हर किसी को नोबेल प्राइज जीतना है या क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उत्कर्ष या एक्सीलेंस का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे अकेले या किसी टीम में, उसे अपनी पूरी क्षमता से सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना। ये एक किसान पर भी लागू होता है, एक टीचर पर भी, एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक खिलाड़ी, हर किसी पर। जब हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा तो जाहिर है देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये लगातार इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात है। और अंतिम कर्तव्य 51A के, ये तो शायद बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया था। ये कहता है यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 साल से 14 साल तक की आयु वाले अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो, प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अच्छा, तो ये खासतौर पे पेरेंट्स या गार्डियंस के लिए है। जी, इसे जोड़ने से जो शिक्षा का अधिकार है, जो अब अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, उसे और बल मिला। ये दिखाता है कि बच्चों की शिक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि परिवार की भी एक अहम जिम्मेदारी है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, मतलब भाग V पर बात करेंगे। जी, भाग V,
जो अनुच्छेद 52 से शुरू होकर 123 तक जाता है। हाँ, और ये अनुच्छेद हमारी संघीय सरकार की जो रूपरेखा है, कार्यपालिका और संसद, उसे तय करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास ये सारे अनुच्छेद हैं और आज कोशिश रहेगी कि इनकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें सरल तरीके से समझें। ताकि ये पूरा ढांचा साफ हो जाए, राष्ट्रपति से लेकर संसद के कामकाज तक। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले देश के प्रमुख, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां से कहानी शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। और तुरंत बाद अनुच्छेद 53 ये साफ करता है कि संघ की जो सारी कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अच्छा, और उनका चुनाव? उसके लिए है अनुच्छेद 54 और 55। ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताते हैं, कौन वोट देगा, कैसे होगा, वो सब। और कार्यकाल, योग्यताएं? हाँ, वो भी सब है। अनुच्छेद 56 में 5 साल का कार्यकाल बताया गया है। 57 कहता है कि वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ठीक है। और 58 में है योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, वगैरह। 59 में पद की शर्तें हैं, जैसे वो सांसद या विधायक नहीं हो सकते। शपथ और हटाने की प्रक्रिया भी होगी। जी, अनुच्छेद 60 में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है और अनुच्छेद 61 वो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताता है। ये काफी विस्तृत है। और 62 ये पक्का करता है कि अगर पद खाली हो तो चुनाव समय पर हो जाए। तो ये हुआ राष्ट्रपति पद का मूल ढांचा। लेकिन कुछ और अनुच्छेद भी थे, 70 से 73। हाँ, वो भी राष्ट्रपति से ही जुड़े हैं। अनुच्छेद 70 है आकस्मिक स्थितियों के लिए, मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसका जिक्र नहीं है तो राष्ट्रपति के काम कैसे होंगे। अच्छा। 71 चुनाव संबंधी विवादों को देखता है और 72 बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, सजा माफ करना, कम करना। हाँ, ये काफी सुना है। और 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार बताता है कि वो किन विषयों तक फैली हुई है। स्पष्ट है। तो राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। जी, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 तुरंत उनकी एक मुख्य भूमिका बताता है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अच्छा, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, फिर अनुच्छेद 65 बताता है कि कब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे और उनका चुनाव, कार्यकाल। अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया है, 67 में कार्यकाल जो 5 साल का है और हटाने की प्रक्रिया, 68 पद खाली होने पर चुनाव का समय बताता है और 69 में उनकी शपथ का प्रारूप है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए स्पष्ट व्यवस्था है। अब असल सरकार पर आते हैं जो काम करती है, मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74। हाँ, ये संसदीय प्रणाली का आधार है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति इनकी सलाह मानेंगे। हाँ, 74 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। फिर 75 नियुक्तियों की बात करता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। इसी में मंत्रियों का कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ सब है। और सबसे जरूरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और सरकार का कानूनी सलाहकार? उसके लिए है अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में है कि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है, राष्ट्रपति को सूचना देना वगैरह। ठीक है, ये हुई कार्यपालिका। हाँ। अब आते हैं विधायिका पर, यानी संसद, अनुच्छेद 79। जी, अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और इसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। हाँ, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है, राज्यों के प्रतिनिधि, मनोनीत सदस्य। और 81 लोकसभा की संरचना, जिसमें सदस्य सीधे जनता चुनती है। प्रतिनिधित्व बना रहे, इसके लिए भी कुछ होगा। हाँ, अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद सीटों का और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि बताता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है। जी हाँ, वो कभी भंग नहीं होती, सदस्य बदलते रहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है, या अगर पहले भंग हो जाए तो। सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए?
अनुच्छेद 84, हाँ, 84 में योग्यताएं हैं नागरिकता, उम्र, राज्यसभा 30, लोकसभा 25 और बाकी जो संसद तय करे। 85 राष्ट्रपति को अधिकार देता है सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का और लोकसभा भंग करने का। और 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सही। फिर 86 और 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण और संदेशों से जुड़े हैं। 88 मंत्रियों और महान्यायवादी को सदनों में बोलने का अधिकार देता है, भले ही वो सदस्य न हो। अब सदनों के अंदर की व्यवस्था, पीठासीन अधिकारी। जी। अनुच्छेद 89 से 92 तक राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति के बारे में है, उनकी भूमिका, पद रिक्ति हटाना वगैरह। और लोकसभा के लिए? वैसे ही अनुच्छेद 93 से 96 तक लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्यूटी स्पीकर के बारे में है। चुनाव, पद रिक्ति हटाना, उनकी शक्तियां जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। इनके वेतन भत्ते और संसद का स्टाफ? अनुच्छेद 97 इनके वेतन भत्तों की बात करता है जो संसद तय करती है। और 98 हर सदन के लिए एक अलग सचिवालय की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब आते हैं संसद के रोज के काम पर। अनुच्छेद 99। 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। सीट लेने से पहले ये जरूरी है। और वोटिंग, कोरम? वह अनुच्छेद 100 में है। फैसले बहुमत से होते हैं। कोरम यानी गण पूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना जरूरी है, वरना कार्यवाही नहीं हो सकती। और सदन में सीट खाली होने पर भी काम चलता रहता है। अगर कोई सदस्य अयोग्य हो जाए? हाँ, तो अनुच्छेद 101 बताता है कि सीट कैसे खाली होगी, इस्तीफा, 60 दिन गैर हाजिरी आदि। 102 बताता है कि अयोग्यता के आधार क्या है, लाभ का पद, दिवालियापन, दल बदल कानून। इस पर फैसला कौन करता है? अनुच्छेद 103 के मुताबिक राष्ट्रपति करते हैं, चुनाव आयोग की राय लेकर। और 104 में दंड है अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सदन में बैठता है या वोट देता है। संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी तो होंगे, प्रिविलेज? हाँ, बहुत जरूरी। अनुच्छेद 105 इसमें संसद में बोलने की आजादी सबसे अहम है। मतलब सदन में कही बात पर कोर्ट केस नहीं हो सकता। और भी कई विशेषाधिकार हैं। 106 उनके वेतन भत्तों से जुड़ा है। ये सब संसद की स्वतंत्रता के लिए है। अब आते हैं सबसे मुख्य काम, कानून बनाना। अनुच्छेद 107। जी, 107 साधारण विधेयकों को पेश करने और पास करने की प्रक्रिया बताता है। किसी भी सदन में पेश हो सकता है, दोनों से पास होना जरूरी है। अगर दोनों सदन सहमत न हो तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन ये धन विधेयकों पर लागू नहीं होता? नहीं, धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं। धन विधेयकों के लिए अनुच्छेद 109 में अलग प्रक्रिया है। क्या है वो प्रक्रिया? पहली बात, ये सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकते हैं। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, सुझाव दे सकती है, पर खारिज नहीं कर सकती। और कौन तय करेगा कि यह धन विधेयक है? अनुच्छेद 110 इसे परिभाषित करता है, टैक्स, उधार, संचित निधि से जुड़े मामले। और अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होता है, दोनों सदनों से पास होने के बाद। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की सहमति। वो हाँ कह सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, धन विधेयक को छोड़कर। दोबारा पास होने पर सहमति देनी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं वित्तीय मामलों पर। बजट। हाँ, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। राष्ट्रपति इसे हर साल संसद में रखवाते हैं। फिर क्या होता है? अनुच्छेद 113 में अनुदान मांगों पर प्रक्रिया है। लोकसभा वोट करती है, राज्यसभा चर्चा करती है। फिर अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। इसे पास किए बिना सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। और अगर साल के बीच में और पैसा चाहिए? उसके लिए 115 में अनुपूरक अनुदान वगैरह हैं और 116 में कुछ खास अनुदान हैं, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। और वित्त विधेयक? वो अनुच्छेद 117 में है। ये धन विधेयक से थोड़े अलग हैं, पर इनमें भी वित्तीय मामले होते हैं। इनके लिए भी कुछ विशेष नियम हैं। अब कुछ आखिरी अनुच्छेद 118 से 123। जी, 118 सदनों को अपने नियम बनाने की शक्ति देता है। 119 वित्तीय कार्य की प्रक्रिया के बारे में है।
120 संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी तय करता है। क्या संसद जजों के आचरण पर चर्चा कर सकती है? नहीं, अनुच्छेद 121 इस पर रोक लगाता है, सिवाय महाभियोग के। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है। और वैसे ही 122 अदालतों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। और सबसे आखिरी में अनुच्छेद 123 अध्यादेश? हाँ, ये राष्ट्रपति की एक खास विधायी शक्ति है। जब संसद सत्र में न हो और तुरंत कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इनका असर कानून जैसा ही होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। संसद सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर इन्हें पास कराना होता है, वरना ये खत्म हो जाते हैं। राष्ट्रपति इन्हें वापस भी ले सकते हैं। वाह, तो ये थी अनुच्छेद 52 से 123 तक की हमारी यात्रा। अनुच्छेद 152 से 213 तक कोशिश रहेगी कि राज्य की कार्यपालिका और विधानमंडल की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें फटाफट समझ लें। मतलब कौन से पद हैं, क्या काम है, राज्य स्तर पर शासन चलता कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अनुच्छेद 152 है, ये बस इस भाग के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। फिर हम आते हैं सीधे राज्य कार्यपालिका पर। अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। जी हाँ, और अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति, मतलब फॉर्मल पावर, वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, और इनकी नियुक्ति वो तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना? अनुच्छेद 155? बिल्कुल, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और कार्यकाल वैसे तो अनुच्छेद 156 के हिसाब से 5 साल का होता है, पर असल में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है। अच्छा। और योग्यता अनुच्छेद 157 में, हाँ, सीधी सी है, भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। पद की शर्तें अनुच्छेद 158 और शपथ अनुच्छेद 159 का भी जिक्र है। और हाँ, उनकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है क्षमादान की, अनुच्छेद 161। जी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात समझने वाली है। राज्यपाल की नियुक्ति क्योंकि राष्ट्रपति करते हैं, तो वो एक तरह से केंद्र के प्रतिनिधि भी होते हैं राज्य में। और अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो ज्यादातर काम तो इसी सलाह पर होते हैं। यानी असल शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास। हाँ बिल्कुल, संसदीय प्रणाली में यही होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होती हैं। तो अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों को। जी, और ये मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, और मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य भी है, अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने वाला। हाँ, प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और एक और पद है कार्यपालिका में, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165। जी, ये राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई कार्यपालिका की बात। अब आते हैं विधानमंडल पर, मतलब कानून बनाने वाली संस्था। जी, अनुच्छेद 168 कहता है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। इसमें राज्यपाल होंगे और सदन होंगे। कुछ राज्यों में 2, विधान परिषद और विधानसभा, और बाकियों में सिर्फ 1, यानी विधानसभा। हाँ, और ये विधान परिषद बनाना या खत्म करना ये राज्यों के हाथ में है। अनुच्छेद 169 इसकी प्रक्रिया बताता है। विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें तो सीधे जनता चुनकर भेजती है सदस्यों को, अनुच्छेद 170। जी, जबकि विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद 171, उसमें सदस्य अलग अलग तरीकों से आते हैं। कुछ अप्रत्यक्ष चुनाव से, जैसे टीचर्स, ग्रेजुएट्स, लोकल बॉडीज चुनते हैं, और कुछ को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। सभी राज्यों में क्यों नहीं है ये परिषद? देखिए, ये हमेशा से बहस का विषय रहा है। कुछ मानते हैं कि ये गैर जरूरी है, खर्चीला है। कुछ मानते हैं कि ये विशेषज्ञों को मौका देता है और जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाता है। संविधान ने ये राज्यों पर छोड़ दिए। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल, अनुच्छेद 172। लेकिन विधान परिषद वो एक स्थायी सदन है।
भंग नहीं होती, सदस्य बदलते रहते हैं। और योग्यता की बात करें, अनुच्छेद 173, तो विधानसभा के लिए 25 साल और परिषद के लिए 30 साल उम्र चाहिए। नागरिकता तो है ही। ठीक है। अब विधानमंडल का सत्र बुलाना, खत्म करना या विधानसभा भंग करना ये राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 174। जी हाँ, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। वो सदनों को संबोधित भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 175, 176। और मंत्री और महाधिवक्ता वो कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। अनुच्छेद 177। हाँ, बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, पर वोट वहीं करेंगे जिस सदन के सदस्य हों। अच्छा, अब सदनों के अधिकारी, विधानसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अनुच्छेद 178, 181। और विधान परिषद में सभापति, उपसभापति, अनुच्छेद 182, 185। ये सदन की कार्यवाही चलाते हैं। सदस्य शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 188, और फैसले बहुमत से होते हैं, अनुच्छेद 189। अगर पद खाली भी हो तब भी सदन काम कर सकता है। जी, और सदस्यों की अयोग्यता के नियम भी हैं, अनुच्छेद 191। और सीटें कैसे खाली होती हैं वो अनुच्छेद 190 में है। अब आते हैं शक्तियों और प्रक्रिया पर। अनुच्छेद 194 में सदस्यों और सदनों के विशेषाधिकार हैं। हाँ, जैसे सदन में कुछ कहा तो उस पर कोर्ट केस नहीं हो सकता। और बिल पास करने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 196। साधारण बिल तो किसी भी सदन में आ सकता है। जी, दोनों सदनों से अगर हैं तो पास होकर राज्यपाल की सहमति चाहिए। राइट। लेकिन धन विधेयक, मनी बिल्स के लिए प्रक्रिया अलग है। हाँ, ये धन विधेयक क्या है, अनुच्छेद 199 में परिभाषा है, और प्रक्रिया अनुच्छेद 198 में। बिल्कुल, धन विधेयक मतलब जो टैक्स, उधार या राज्य की संचित निधि से पैसे निकालने से जुड़े हों, ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। सिर्फ विधानसभा में। अच्छा। हाँ, विधान परिषद इसमें सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है या सुझाव दे सकती है। विधानसभा वो सुझाव माने या ना माने, बिल पास माना जाएगा, क्योंकि पैसे का मामला सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। तो विधान परिषद की शक्तियां काफी सीमित हैं। धन विधेयक के मामले में तो बिल्कुल ही, और साधारण बिल पर भी वे ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रोक सकती हैं, अनुच्छेद 197। जी, सही कहा। जब बिल पास हो जाए तो राज्यपाल के पास जाता है सहमति के लिए, अनुच्छेद 200। वो क्या क्या कर सकते हैं? सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, धन विधेयक को छोड़कर। अगर सदन दोबारा पास कर दे तो सहमति देनी पड़ती है। और एक विकल्प और है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, अनुच्छेद 201। हाँ, ये खास मामलों में होता है, जैसे अगर बिल हाईकोर्ट की शक्तियों पर असर डाल रहा हो। ये फिर से केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका को दिखाता है। बिल्कुल। अब जल्दी से वित्तीय मामले देखते हैं। बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 202। जी। और पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना जरूरी है, अनुच्छेद 204 के तहत। सदन अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बना सकते हैं, अनुच्छेद 208। भाषा, अनुच्छेद 210। हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा। और एक महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 212 में है, अदालतें विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई या नहीं। ठीक है। और अंत में अनुच्छेद 213, ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जी, ये तब होता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून की जरूरत हो। ये एक अस्थायी कानून जैसा होता है। लेकिन इसे बाद में विधानमंडल से पास कराना जरूरी है। हाँ, सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर पास कराना होता है, वरना वो खत्म हो जाता है। ये कार्यपालिका को मिली एक अस्थायी विधायी शक्ति है। तो ये था एक बहुत ही संक्षिप्त दौरा संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 213 तक। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा ध्यान रहेगा संविधान के अनुच्छेद 124 से 151 और फिर अनुच्छेद 214 से 237 पर। हाँ, ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और फिर राज्यों के उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों की रूपरेखा बनाते हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ। अनुच्छेद 124 ये इसकी स्थापना और गठन की बात करता है ना? हाँ, जी हाँ, कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसमें जजों की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी संख्या जो संसद बदल सकती है और सेवा शर्तें, ये सब भी इसी के इर्द गिर्द है। अच्छा। हाँ। और फिर अनुच्छेद 125 उनके वेतन के बारे में है? हाँ, और 126 में
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जिक्र है, अगर चीफ जस्टिस उपलब्ध न हो। और कभी-कभी कोरम पूरा ना हो तो? उसके लिए भी कुछ है? हाँ, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जलीस की नियुक्ति की बात है और 128 में सेवानिवृत्त जजों को भी बुलाया जा सकता है। तो मतलब काम रुकना नहीं चाहिए, ये हाँ, सोच है। बिल्कुल। ये सब तो प्रक्रिया से जुड़ी बातें हैं, लेकिन अनुच्छेद 129 बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अब अगर शक्तियों की बात करें हाँ। तो कई तरह के क्षेत्राधिकार हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार मतलब केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस के झगड़े सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सही। फिर है अपील का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील, 143 सिविल मामलों में और 134 आपराधिक मामलों में। हाँ, हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती होंगी, पता है। और एक और चीज जो बहुत सुनने में आती है, अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव पिटिशन SLP। हाँ, SLP ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी मतलब विवेकाधीन शक्ति देता है। वो भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। मतलब न्याय के लिए एक खास रास्ता। जी, और भी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 137 के तहत अपने ही फैसलों को दोबारा देखना, रिव्यू करना। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह देना। हाँ, सलाहकार क्षेत्राधिकार। जब राष्ट्रपति को लगे कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा सवाल है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। और एक अनुच्छेद 142 भी है जो पूर्ण न्याय की बात करता है। हाँ, ये बहुत खास है। ये सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश देने की शक्ति देता है और वो आदेश पूरे देश में लागू होता है। इसमें मामलों का ट्रांसफर 139A, नियम बनाने की शक्ति 145, स्टाफ 146 वगैरह सब आ जाता है। जी, ये पूरा सेट सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं एक और बहुत जरूरी पद पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, अनुच्छेद 148 से 151। हाँ, CAG सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाली संस्था। अनुच्छेद 148 इनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों के बारे में है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटाना उतना ही मुश्किल जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को। ये मुश्किल क्यों बनाया गया? ताकि वो स्वतंत्र रहें। बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 149 उनके काम बताता है। केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना, ये देखना कि पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं। अगर वो सरकार के दबाव में होंगे तो निष्पक्ष ऑडिट कैसे करेंगे? सही बात है। और अनुच्छेद 150 खातों का फॉर्मेट तय करने के बारे में है CAG की सलाह पर। हाँ, और सबसे जरूरी अनुच्छेद 151 ये कहता है कि CAG की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति केंद्र के लिए या राज्यपाल राज्य के लिए को दी जाएगी। और फिर वो उसे संसद या विधानसभा में रखवाएंगे। जी, ताकि जनता के प्रतिनिधियों को पता चले कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है। इसीलिए इन्हें गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। ये 4 अनुच्छेद देश में वित्तीय अनुशासन के लिए बहुत अहम है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट और CAG के बाद राज्यों की न्यायपालिका पर आते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। जी, हालांकि अनुच्छेद 231 ये भी कहता है कि संसद चाहे तो 2 या ज्यादा राज्यों के लिए या किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, वैसे ही अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को भी ये दर्जा देता है। हाँ, बिल्कुल। इनके फैसले भी नजीर बनते हैं और इन्हें भी अपनी अवमानना के लिए सजा देने की शक्ति है। अच्छा, फिर अनुच्छेद 216 इनके गठन की बात करता है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी जज होंगे। जी, और 217 में जजों की नियुक्ति और उनकी शर्तों का जिक्र है, जैसे उनकी उम्र 62 साल तक। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। और 219 में शपथ की बात है। अनुच्छेद 220 कुछ खास है, जो कहता है कि स्थायी जज रहने के बाद उसी हाईकोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। हाँ, ये निष्पक्षता के लिए जरूरी माना जाता है। फिर 221 वेतन से जुड़ा है और 222 जजों के एक हाईकोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर के बारे में है। ये ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। जी, और जैसे सुप्रीम कोर्ट में था वैसे यहाँ भी कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश 223 और अतिरिक्त जज 224 की नियुक्ति का प्रावधान है।
और अनुच्छेद 224 ए में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की भी बात है। अब आते हैं हाईकोर्ट की एक बहुत ही ताकतवर शक्ति पर। अनुच्छेद 226 रिट जारी करना। हाँ, ये बहुत व्यापक है। हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए और किसी और उद्देश्य के लिए भी, मतलब किसी भी कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस वगैरह। सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति अनुच्छेद 32 से भी ज्यादा व्यापक लगता है ये किसी और उद्देश्य के लिए वाला हिस्सा। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण शक्ति है अनुच्छेद 227। हाईकोर्ट को अपने नीचे की सभी अदालतों पर अधीक्षण, मतलब सुपरिंटेंडेंस की शक्ति। सुपरिंटेंडेंस ये निगरानी जैसा हुआ? हाँ, निगरानी, प्रशासनिक भी और न्यायिक भी। मतलब हाईकोर्ट राज्य की पूरी न्यायपालिका पर नजर रखता है। इसके अलावा अनुच्छेद 228 है जो कुछ मामलों को निचली अदालतों से हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की बात करता है। जी, खासकर अगर उनमें संविधान की व्याख्या का कोई सवाल जुड़ा हो। बाकी अनुच्छेद 229 स्टाफ के बारे में, 230 केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बारे में है और 231 कॉमन हाईकोर्ट के बारे में है। और आखिर में अधीनस्थ न्यायपालिका, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अनुच्छेद 233 से 237। ये वो अदालतें हैं जिनसे आम आदमी का सबसे ज्यादा सामना होता है। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे जो शासन को बिल्कुल आम लोगों तक ले जाता है, पंचायतें और नगरपालिकाएं। और मकसद है कि संविधान के भाग 9 और 9A में जो ढांचा दिया गया है उसकी मुख्य बातें क्या है ये समझें। भारत में शासन के कई स्तर हैं, पर ये स्थानीय स्तर ये जमीन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान इन स्थानीय निकायों को कैसे देखता है, कैसे व्यवस्थित करता है। शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं भाग 9 से, पंचायतें। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आते हैं। सबसे पहले शायद 243A की बात करें, ग्राम सभा। हाँ बिल्कुल। ग्राम सभा तो समझिए पंचायत व्यवस्था की आत्मा है। गांव के सारे वोटर्स इसमें शामिल होते हैं। अच्छा। एक तरह से सीधी भागीदारी। फिर आते हैं अनुच्छेद 243B और 243C। ये बताते हैं कि पंचायतें बनेंगी कैसे। जी, वो त्रिस्तरीय ढांचा, गांव, ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर, जी। और फिर जिला स्तर पर, और उनकी संरचना कैसी होगी, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ये सब। और इसमें वो आरक्षण वाली बात भी है, अनुच्छेद 243D। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, और महिलाओं के लिए भी कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। ये सामाजिक न्याय के लिए मतलब बहुत जरूरी कदम था। बिल्कुल। और कार्यकाल वो भी तय है। जी, 5 साल का निश्चित कार्यकाल, अनुच्छेद 243E, ताकि काम करने का मौका मिले, स्थिरता रहे। अब आते हैं काम पर, मतलब पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां। ये अनुच्छेद 243G में है। हाँ। इसमें बताया गया है कि पंचायतें क्या-क्या काम कर सकती हैं। अक्सर इसे संविधान की 11वीं अनुसूची से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें कृषि, सिंचाई, सड़कें, ग्रामीण विकास जैसे कई विषय हैं। स्थानीय जरूरतें पूरी करने का अधिकार और पैसा, काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। जी, उसका भी प्रावधान है। अनुच्छेद 243H पंचायतों को कुछ टैक्स, शुल्क वगैरह लगाने का अधिकार देता है। अच्छा। फिर 243I में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था है। ये आयोग राज्यपाल को सिफारिशें देता है कि राज्य के टैक्स का कितना हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए। और पारदर्शिता के लिए? उसके लिए 243J है, खातों का ऑडिट, ताकि हिसाब किताब साफ रहे। और चुनाव वो कैसे होते हैं? उसके लिए अनुच्छेद 243K है, राज्य चुनाव आयोग। ये पंचायतों के चुनाव करवाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। और एक और अनुच्छेद है 243O, अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। वो ये कहता है कि चुनावी मामलों में, जैसे सीटों का बंटवारा या चुनाव प्रक्रिया, इसमें अदालतें आमतौर पर दखल नहीं देंगी। अब जरा शहरों की तरफ देखें, भाग 9A, नगर पालिकाएं। जी, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। इसमें भी क्या पंचायतों जैसी ही बातें हैं या कुछ अलग है? काफी कुछ मिलता जुलता है, पर शहरी जरूरतों के हिसाब से कुछ फर्क भी हैं। जैसे अनुच्छेद 243Q बताता है कि नगर पालिकाएं 3 तरह की हो सकती हैं। नगर पंचायत, मतलब जो गांव से शहर बन रहे इलाके हैं, फिर छोटे शहरों के लिए नगर परिषद,
और बड़े शहरों के लिए नगर निगम। अच्छा, आबादी और आकार के हिसाब से। जी। और 243R उनकी संरचना बताता है, सदस्य कैसे चुने जाएंगे वगैरह। यहाँ एक खास चीज है शायद, वार्ड समितियां, अनुच्छेद 243S। हाँ, ये बड़े शहरों के लिए है, जहां आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा हो, वहां एक या ज्यादा वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं, ताकि और भी स्थानीय स्तर पर लोगों की सुनवाई हो सके। और आरक्षण का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 243T जैसे पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण है, वैसे ही नगर पालिकाओं में भी है। कार्यकाल भी वही 5 साल। जी, अनुच्छेद 243U 5 साल का कार्यकाल। और इनके काम, शक्तियां, वो 243W में है। हाँ, इनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का जिक्र है। इन्हें अक्सर 12वीं अनुसूची से जोड़ा जाता है, जिसमें शहरी योजना, सड़कें, पुल, पानी सप्लाई, साफ सफाई, ये सब आता है। शहरों की जरूरतें अलग होती हैं थोड़ी। और वित्तीय मामले, टैक्स, वित्त आयोग, ऑडिट, वो भी पंचायतों जैसा ही है। 243X टैक्स लगाने की शक्ति देता है। 243Y में वही राज्य वित्त आयोग है जो पंचायतों के लिए भी सिफारिशें करता है, वो नगर पालिकाओं के लिए भी करेगा। अच्छा, एक ही वित्त आयोग दोनों के लिए? जी हाँ। और 243Z में खातों के ऑडिट का प्रावधान है। चुनाव का भी वही सिस्टम है, राज्य चुनाव आयोग। हाँ जी, अनुच्छेद 243ZA वही राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं की चुनाव भी कराएगा। और 243ZG अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, वो भी वैसा ही है। लेकिन एक चीज यहाँ अलग है जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो योजना समितियां। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये भाग 9A की एक अनोखी बात है। अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति, ये पूरे जिले के लिए, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएं दोनों आती हैं, एक विकास योजना का मसौदा तैयार करती हैं। अच्छा, पूरे जिले के लिए समन्वय। जी। और बड़े महानगरों के लिए अनुच्छेद 243ZE में महानगर योजना समिति का प्रावधान है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने शहरी शासन की जटिलताओं को समझा था, बड़े पैमाने पर योजना की जरूरत को पहचाना था। सही बात है, गांवों की तुलना में शहरों में प्लानिंग ज्यादा पेचीदा होती है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि उपयोग, सेवाओं का जाल, सब बहुत सघन होता है। तो ये समितियां उसी जरूरत को पूरा करने के लिए हैं। तो अगर हम सार निकालें तो संविधान ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए स्थानीय शासन का एक विस्तृत खाका देता है ना? हाँ बिल्कुल, एक पूरा ढांचा है। दोनों में कुछ बातें कॉमन है। जी, जैसे आरक्षण का सिद्धांत हो गया, 5 साल का कार्यकाल, वित्तीय समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग और चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग, ये दोनों में है। और मुख्य अंतर देखें तो गांव में ग्राम सभा है जो सीधी भागीदारी का मंच है। शहरों में उस तरह की ग्राम सभा नहीं है, पर वार्ड समितियां हैं बड़े शहरों में। और सबसे बड़ा अंतर शायद वो योजना समितियां हैं, जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, जो सिर्फ शहरी भाग 9A में है। ये योजना पर विशेष जोर दिखाता है। तो ये स्पष्ट है कि संविधान ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने के लिए काफी सोचा है। संरचना, शक्तियां, चुनाव, वित्त, सबका जिक्र है। ये जमीनी लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रयास है। और इन सब अनुच्छेदों के पीछे की जो सोच है, जो मंशा है, वो अहम है। वो है स्थानीय समुदायों को सशक्त करना, फैसलों को उन लोगों के करीब लाना जिन पर उनका सीधा असर पड़ता है, मतलब विकेंद्रीकरण। सबसे पहले देखते हैं आपातकाल, मतलब मुश्किल हालातों के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है। हाँ, तो देखिए संविधान में ना 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब जब युद्ध हो या कोई बाहर से हमला करे या देश के अंदर ही आप कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 19 वाले मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। ओ, जैसे बोलने की आजादी वगैरह। हाँ, बिल्कुल, वो निलंबित हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरा है अनुच्छेद 356। हाँ, ये है राष्ट्रपति शासन। हाँ, ये तो सुना है काफी। ये तब लगता है जब किसी राज्य में मतलब संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई हो, सरकार संविधान के हिसाब से ना चल पा रही हो, तो इसमें राज्य की विधानसभा भंग या सस्पेंड हो सकती है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, हाँ, जब देश की आर्थिक स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो। इसमें तो सरकारी अफसरों यहाँ तक कि जजों की सैलरी भी कम की जा सकती है। खैर, ये भारत में कभी लगा नहीं है आज तक। ये जानना वाकई जरूरी है कि संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए भी सोचा। अच्छा, अब बात करते हैं संशोधनों की,
क्योंकि संविधान तो समय के साथ बदला भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। देखिए, पहला संशोधन तो 1951 में ही आ गया था। हाँ, बिल्कुल शुरू में ही। हाँ, उसने जैसे भाषण की आज़ादी पर कुछ सीमाएं लगाईं और वो 9वीं अनुसूची जोड़ी ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। और फिर वो एक बड़ा वाला संशोधन आया था 42nd, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ, 42वां संशोधन 1976, वो बहुत ही बड़ा था, आपातकाल के टाइम पर आया था। इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज्यादा अहमियत दी। मौलिक अधिकारों से पहली बार मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और हाँ, न्यायपालिका की शक्ति थोड़ी कम करने की कोशिश हुई। लेकिन फिर उसको पलटा भी गया है ना 44th संविधान संशोधन से। सही कहा आपने। 44th संविधान संशोधन 1978 आया। उसने 42वें की कई चीजें बदली। मतलब नागरिकों के अधिकार फिर से मजबूत किए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शर्तें भी सख्त कर दी। तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश हुई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ और संशोधन जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं? हाँ, जैसे वोटिंग की उम्र कम हुई थी। बिल्कुल। 61वां संशोधन 1989, वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। बहुत बड़ा कदम था ये। हाँ, बहुत से युवा जुड़ गए। और शिक्षा वाला, वो भी बहुत जरूरी। 86वां संशोधन 2002, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी। और फिर आरक्षण से जुड़े भी कई संशोधन हुए हैं। हाँ बताइए। जैसे 93वां 2005, हाँ। जिसने ओबीसी के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया। फिर 103वां 2019, ये ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लाया। अच्छा, ये तो हाल की बात है। हाँ, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट है 106वां 2023, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण। हालांकि ये लागू परिसीमन के बाद होगा। तो ये दिखाता है कि समाज की जरूरतें कैसे संविधान में झलकती हैं। बिल्कुल। कुछ और भी हैं जो अहम है, जैसे 101वां 2016, जिससे जीएसटी आया। हाँ, जीएसटी तो सबको पता है। हाँ, फिर 102वां 2018, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। और 105वां 2021, जिसने राज्यों को फिर से पिछड़े वर्गों की लिस्ट बनाने का अधिकार दिया। अच्छा। और 104वां 2020 ने एंग्लो इंडियन सीटों का नामांकन खत्म कर दिया। और एक 100वां भी था, वो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते से जुड़ा था। काफी सारे बदलाव हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आजादी से पहले के जो कानून थे, उनका क्या रोल था? उनका बहुत बड़ा रोल था। वो एक तरह से नींव थे। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरुआत हुई। कंपनी के कामों पर ब्रिटिश संसद का पहला कंट्रोल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक काम अलग किए और इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, मतलब दोहरा नियंत्रण। अच्छा। फिर वो चार्टर एक्ट्स आए। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर खत्म हुआ। 1833 में तो वो पूरी तरह प्रशासनिक बॉडी बन गई और भारत का गवर्नर जनरल बना। और सिविल सर्विसेज। हाँ, 1853 के एक्ट से खुली प्रतियोगिता शुरू हुई, सिद्धांत में भारतीयों के लिए भी। फिर 1857 का विद्रोह हुआ। हाँ, उसके बाद तो सब बदल गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। कंपनी राज खत्म, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गया और एक भारत सचिव का पद बना इंग्लैंड में। लेकिन भारतीयों की भागीदारी वो कब बढ़ी? वो धीरे धीरे 1861 के काउंसिल एक्ट से कुछ भारतीयों को नॉमिनेट किया जाने लगा। 1892 में थोड़ा और अधिकार मिला, बजट पर बहस का। फिर 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, इसमें वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र वाली बात आई। हाँ, पृथक निर्वाचन। हाँ। फिर आए 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने प्रांतों में द्वैध शासन जार्ची शुरू किया और केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका। और 1935 का एक्ट कहते हैं हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट वही था। काफी हद तक। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत बड़ा था। इसने प्रांतों को स्वायत्तता की। एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था जो बना नहीं। शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट में, संघीय, प्रांतीय, समवर्ती, जो आज भी है। आरबीआई की स्थापना भी इसी से हुई। तो काफी कुछ वहीं से लिया गया। हाँ बिल्कुल। और आखिर में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसने ब्रिटिश राज खत्म किया
भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया और हमें अपना संविधान बनाने की शक्ति दी। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो क्या सार निकलता है? सार यही है कि हमारा संविधान एक लंबी यात्रा का नतीजा है। ब्रिटिश काल के प्रशासनिक ढांचे से लेकर आजादी के बाद की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जरूरतों तक ये लगातार विकसित हुआ है। हाँ, ये कोई एक दिन में बनी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपातकाल के प्रावधान हो, मौलिक अधिकार हो, आरक्षण हो या जीएसटी जैसा टैक्स सुधार, हर बदलाव भारत की कहानी कहता है। कैसे चुनौतियों का सामना किया गया, कैसे जरूरतों के हिसाब से व्यवस्था को ढाला गया। तो ये सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि भारत के सफर का आईना है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम भारत की शासन व्यवस्था की जो मशीनरी है उसको थोड़ा और मतलब करीब से समझने की कोशिश करेंगे। भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, जी बिल्कुल। इनके नाम अक्सर खबरों में आते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक, इनमें बेसिक फर्क क्या है? मतलब ये नाम ही क्या बताते हैं? देखिए, सबसे बुनियादी फर्क है इनकी पैदाइश का, मतलब इनके सोर्स का। अच्छा, संवैधानिक निकाय, जैसा नाम से ही जाहिर है, इनकी शक्ति सीधे भारत के संविधान से आती है। संविधान खुद इनके बनने, इनकी शक्तियों, इनके काम, इनकी सीमाओं के बारे में बताता है। इससे इन्हें एक खास तरह की मजबूती मिलती है, एक ऑटोनॉमी मिलती है। इन्हें बदलना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए। हाँ, जो आसान नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है गैर संवैधानिक निकाय। ये संविधान से नहीं बनते। तो फिर कैसे? ये या तो संसद के किसी कानून, किसी एक्ट से बनते हैं, जिन्हें हम संविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अच्छा, स्टैट्यूटरी। हाँ, या फिर ये सरकार के किसी कार्यकारी आदेश, मतलब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनते हैं। ओके। इन्हें अक्सर किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। कोई रेगुलेशन करना हो, कोई जांच करनी हो। तो फिर शुरुआत इन पक्के पिलर्स से करते हैं, संवैधानिक निकायों से। जी इनमें तो कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिनके बिना शायद आज का सिस्टम सोच भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। जैसे सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324। हाँ, इसका काम है संसद, विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निष्पक्ष चुनाव कराना। ये तो मतलब लोकतंत्र की जान है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी संवैधानिक स्थिति ही इसे वो ताकत देती है कि वो निष्पक्ष होकर काम कर सके। इतने बड़े देश में चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। सही कहा। फिर आता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280। ये टैक्स बंटवारे वाला मामला है ना? हाँ, सही पकड़ा आपने। इसका मुख्य काम यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का पैसा कैसे बटेगा, इसकी सिफारिश करना। ये हमारे फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब राजकोषीय संघवाद के लिए बहुत जरूरी है। राज्यों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, वो तो है। अच्छा, और प्रशासन के लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससीज, अनुच्छेद 315 वाले? जी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ये भर्ती का काम करते हैं। आईएएस, आईपीएस और दूसरी केंद्रीय सेवाओं के लिए यूपीएससी और राज्यों की सेवाओं के लिए स्टेट पीएससीज। ये मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरिटोक्रेसी को बनाए रखते हैं। अगर भर्ती ही सही नहीं होगी तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? इनकी संवैधानिक स्थिति इन्हें दबाव से बचाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ है। और जब खर्चा है तो हिसाब किताब भी होगा। उसके लिए है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148। जी, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका काम है सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करना, केंद्र का भी, राज्यों का भी। अच्छा। ये देखते हैं कि जनता का पैसा ठीक से नियमों के मुताबिक खर्च हुआ या नहीं। इनकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। हाँ, कई बार सीएजी रिपोर्ट से बड़े मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कानूनी सलाह के लिए भी तो हैं संवैधानिक पद, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। हाँ, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जो केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, और अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल। इनका काम सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। जी बिल्कुल, सरकार को भी तो कानून के दायरे में काम करना होता है। हाँ, और कुछ खास वर्गों के लिए भी कमीशंस हैं, जैसे एससी, एसटी, बीसी कमीशंस। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अब 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इनको भी संवैधानिक दर्जा है। जी, अब तीनों को संवैधानिक दर्जा है। ये इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं,
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी अनुच्छेद 350B में स्पेशल ऑफिसर है। ये सामाजिक न्याय दिखाता है संविधान का। बिल्कुल, और एक नया नाम है जीएसटी काउंसिल, अनुच्छेद 279A। हाँ, जीएसटी वाला, ये तो काफी चर्चा में रहता है। हाँ, ये एक यूनिक बॉडी है जिसमें केंद्र और सारे राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। ये जीएसटी से जुड़े सारे फैसले लेते हैं, रेट्स क्या होंगे, नियम क्या होंगे वगैरह। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा उदाहरण है। तो मतलब संविधान ने शासन के हर जरूरी पहलू के लिए एक मजबूत स्वतंत्र संस्था बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, ये नींव है। चलिए अब आते हैं गैर संवैधानिक निकायों पर। जैसा आपने कहा, ये संसद के कानून या सरकार के ऑर्डर से बनते हैं। ये भी तो काफी अहम रोल निभाते हैं। हाँ, बहुत। ये अक्सर किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। इनमें कुछ स्टैट्यूटरी हैं, मतलब संसद के एक्ट से बने, और कुछ एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकारी आदेश से। स्टैट्यूटरी वाले ज्यादा मजबूत माने जाते हैं कानूनी तौर पर। उदाहरण के तौर पे जैसे सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाँ, सीवीसी एक अच्छा उदाहरण है। ये पहले सरकारी आदेश से बना था 1964 में, फिर 2003 में इसे एक्ट के जरिए स्टैट्यूटरी दर्जा मिला। इसका काम भ्रष्टाचार रोकना है केंद्र सरकार में। जी बिल्कुल, ये विजिलेंस का काम देखता है, भ्रष्टाचार पे नजर रखता है। और सीबीआई, वो भी गैर संवैधानिक है? हाँ, सीबीआई भी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 1963 में एक सरकारी प्रस्ताव से बनी थी और अपनी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से लेती है। ये हमारी मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके अलावा मानव अधिकार के लिए एनएचआरसी और सूचना के अधिकार के लिए सीआईसी। हाँ, दोनों स्टैट्यूटरी हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को देखता है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत बना। आरटीआई वाला? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को सरकारी जानकारी मिले। ये दोनों ही नागरिक अधिकारों के लिए बहुत जरूरी हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। और लोकपाल और लोकायुक्त, वो भी इस कैटेगरी में है? जी, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत बने, ये भी स्टैट्यूटरी हैं। इनका काम है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, कुछ खास पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ। अच्छा। और नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन की जगह आया। हाँ, नीति आयोग, ये 2015 में सरकारी प्रस्ताव से बना, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं। ये सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है। मतलब ये सलाह देता है? हाँ, सलाह देता है, लंबी अवधि की योजनाएं बनाता है, राज्यों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देता है। ये फंड नहीं बांटता जैसे प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है। और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए भी रेगुलेटर हैं, सेबी, सीसीआई, एनजीटी। हाँ, ये तीनों स्टैट्यूटरी हैं और बहुत अहम है। सेबी शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। हाँ, सीबी का नाम तो सुना है। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बाजार में गलत कंपटीशन को रोकता है, मोनोपोली वगैरह को देखता है। अच्छा। और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट है, बहुत तेजी से फैसले देता है पर्यावरण के मामलों में। तो ये गैर संवैधानिक निकाय एक तरह से स्पेसिफिक काम करते हैं जहां खास एक्सपर्टीज चाहिए। बिल्कुल, ये संवैधानिक ढांचे को सप्लीमेंट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, दिखाते हैं कि शासन कितना डायनामिक है, जरूरत के हिसाब से नई संस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या समझे? मतलब एक तरफ संविधान से बनी मजबूत संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ जरूरत के हिसाब से बनी फ्लेक्सिबल संस्थाएं। ये सब मिलकर भारत के शासन का एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं।